বুঝতে পেরেছি। কি ঠান্ডা লাগছে? हाँ, तू इधर आ जा, इधर, उधर भी ठंडा है तो ढकना टेने दे जिपर और माथा ढका दिए दे। क्या पर कैटरपिलर पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है? तो अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन कल हो गया था अपना, ठीक है। तो उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ रहे थे हम लोग, और पिट्यूटरी ग्लैंड में वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन पिट्यूटरी का डिस्कशन करा था। आज पिट्यूटरी ग्लैंड का मतलब जो मेजर हार्मोन्स है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन जो है, तो ग्रोथ हार्मोन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ग्रोथ हार्मोन का सबसे पहले इट्स अ लॉन्ग पेप्टाइड, लॉन्ग पेप्टाइड। और ये लॉन्ग पेप्टाइड जो है इसका, इसमें टोटल नंबर है 191 अमाइनो एसिड। सो दिस हार्मोन is made up of 191 amino acids. That means it's a very long hormone, है ना? Very long protein, है ना? 191 अमाइनो एसिड से बना हुआ प्रोटीन है ये, ठीक है। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन का इसका जो एक्शन, इसका दो आएगा। वन इज हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन, एंड द अदर वन इज हाइपरसिक्रीशन। तो हाइपोसिक्रेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हाइपोसिक्रेशन का भी दो कैटेगरी, दो कंडीशन है। बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर प्यूबर्टी। हाइपोसिक्रेशन का भी दो कंडीशन है, वन इज बिफोर प्यूबर्टी, द अदर वन इज आफ्टर प्यूबर्टी। वेरी मच इन द सेम वे हाइपरसिक्रेशन का भी दो कंडीशन है, वन इज बिफोर प्यूबर्टी एंड द अदर वन इज आफ्टर प्यूबर्टी। तो बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर प्यूबर्टी, हाइपो एंड हाइपोसिक्रेशन। अब जरा ध्यान से देखिए, हाइपोसिक्रेशन बिफोर प्यूबर्टी तो क्या होता है? इफ आई टॉक ऑफ द लॉन्ग बोन्स, इफ आई टॉक ऑफ द लॉन्ग बोन्स, लेट मी कंसीडर लॉन्ग बोन। सपोज दिस इज अ लॉन्ग बोन, ठीक। इफ दिस इज अ लॉन्ग बोन, सो इसका जो आउटर पार्ट है, दिस आउटर पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन, दिस रीजन इज कॉल्ड द एपिफाइसिस। लॉन्ग बोन का जो आउटर पार्ट है, दिस इज एपिफाइसिस। द middle part is called the diaphysis. এসিটাকে দ্বারা ইয়ে করে দিচ্ছি, ঠান্ডা লেগে যাবে। ঠিক আছে? So epiphysis, diaphysis, and between the epiphysis and diaphysis, this region is called metaphysis. এটা বুঝতে হবে, ঠিক। तो ध्यान से देख, ये जो मेटाफाइसिस वाला रीजन है, दिस मेटाफाइसिस कंटेन एपिफाइशियल प्लेट, contain epiphyseal plate, and this epiphyseal plate elongates till adult, elongates in children elongates in children, elongates in children. So epiphyseal plate elongates in children and stops in adult, and the growth stops in adult, है ना? The growth stops in adult. समझ में आया? अब जनरली अगर बिफोर प्यूबर्टी ग्रोथ हार्मोन का अगर सिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन हुआ, अगर हाइपोसिक्रीशन हुआ बिफोर प्यूबर्टी, देन it results in dwarfism. It results in dwarfism. तो हाइपोसिक्रेशन बिफोर प्यूबर्टी रिजल्ट्स इन dwarfism, एंड ये dwarfism क्यों है? सिंस ग्रोथ हार्मोन कैनॉट एक्ट
ऑन द एपिफाइशियल प्लेट, क्योंकि एपिफाइशियल प्लेट में वो काम करेगा, तब जाके उसका एक्सटेंड इलोंगेशन होगा, तब जाके नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बोन्स होगा। बिफोर प्यूबर्टी अब एज क्या है, लड़के और लड़की का अलग अलग एज, जनरली 10 to 13 ईयर्स मान के चलिए। उतना नहीं, लेकिन हाँ लगभग वही 6-7 साल तक जितना हाइट था वही रहेगा, ऐसा ही कंडीशन होता है। तो ड्वार्फिज्म, ग्रोथ हार्मोन कैनॉट एक्ट ऑन द एपिफाइशियल प्लेट, देयरफॉर इलोंगेशन ऑफ द बोन इज स्टॉप्ड, देयरफॉर elongation of the bones is very much decreased or stopped. So this is dwarfism. And another point is delayed puberty. Delayed puberty. तो puberty delay हो गया क्योंकि growth hormone का percentage कम आया, समझ में आया? So these are the two conditions जो कि before puberty hyposecretion में हो सकता है। अब देखिए आफ्टर प्यूबर्टी अगर हाइपोसिक्रेशन हुआ, आफ्टर प्यूबर्टी अगर हाइपोसिक्रेशन हुआ, देन व्हाट विल हैपन? आफ्टर प्यूबर्टी अगर हाइपोसिक्रेशन होता है, देन द फर्स्ट डिजीज दैट इज कॉल्ड एक्रोमेक्रिया। एक्रोमेक्रिया, व्हाट इज इट? शॉर्टनिंग ऑफ द लिम्स, अपर लिम्स लोअर लिम्स का शॉर्टनिंग होता है। तो बॉडी के अनुसार, बॉडी के रेशियो में अपर एंड लोअर लिम्स सही साइज का नहीं होगा। सो देयर इज शॉर्टनिंग ऑफ द लिम्स। तो शॉर्टनिंग इन द लेंथ ऑफ द लिम्स, यह है एक्रोमेक्रिया। एंड देयर इज अनदर डिजीज which is called Simon's disease. What do you mean by Simon's disease? What do you mean by Simon's disease? Simon's disease का मतलब यह है कि Simon's disease, this will result in what? Simon's disease is premature aging. It is called premature aging. So Simon's disease is premature aging. So this is premature aging, that is Simon's disease, है ना? अब हाइपर सिक्रेशन के बारे में बात करेंगे। सो बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर प्यूबर्टी। सो बिफोर प्यूबर्टी अगर हाइपर सिक्रेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो व्हाट विल हैपन? हाइपर सिक्रेशन बिफोर प्यूबर्टी। सो द ग्रोथ हार्मोन एक्ट्स ऑन द एपिफाइशियल प्लेट। द ग्रोथ हार्मोन एक्ट्स ऑन द एपिफाइशियल प्लेट, रिजल्टिंग इन excessive elongation of the long bones, so excessive elongation of the long bones hoga, and ultimately that will lead to gigantism, है ना? That will ultimately lead to gigantism. ठीक? तो excessive elongation of long bones, that will ultimately lead to gigantism. अब after puberty अगर हाइपर सिक्रेशन होगा, then growth hormone will act on the diaphysis. Diaphysis मतलब मिडिल वाला रीजियन, ये जो रीजियन है ना diaphysis, इस पे काम करेगा, and therefore it will cause thickening of the bones. It will result in thickening of the bones of hands and feet and face. So thickening of the bones of hands, feet and face. So this will result in increase, it will act on diaphysis and will result in thickening of the bones of hands, feet and face. And this condition is called gorilla like appearance hota hai, that is called acromegaly. Acromegaly. So after puberty, before puberty अगर होता है तो एक बताया मैंने gigantism, और एक आएगा that is precocious puberty, माने puberty टाइम से पहले आ जाएगा. So that is called precocious puberty, मतलब premature puberty, precocious puberty that will result in माने early appearance of puberty. समझे ना? So early appearance of puberty, क्योंकि excess growth hormone release हो रहा है.
early puberty, that is called precocious puberty. ठीक, so these are the features of the growth hormone. तो growth hormone में इतना ही है कि growth hormone क्या क्या कंडीशन में क्या क्या करता है, वही आपको बताया मैंने अभी. So this is precocious puberty और early puberty. हो गया, ये क्लियर हो गया हर किसी के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है. चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट अनदर हार्मोन विच इज कॉल्ड प्रोलैक्टिन. हाँ बोलो. ये प्लेट अलग प्लेट है, ये लॉन्ग बोन्स में बताया मैंने. स्कल इज नॉट अ लॉन्ग बोन. वो तो नॉर्मल ग्रोथ से ही होता है, वो नॉर्मल ग्रोथ प्रोसेस है. ये इलोंगेशन ऑफ द बॉडी होता है. ये इलोंगेशन ऑफ द बॉडी के लिए मैंने लॉन्ग बोन्स के बारे में बात किया. स्कल में जो वो सब बोन्स का जो ग्रोथ होता है, वो बोन्स का ग्रोथ नॉर्मल प्रोसेस में होता है. उसमें एपिफाइसिस, डायफाइसिस, मेटाफाइसिस वाला प्रोसेस नहीं है. बुझते बोलो, दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑसियस टिश्यू. लेकिन ये अलग चीज है, ये लॉन्ग बोन्स का इलोंगेशन के बारे में बात हो रहा है. तो दैट इज डिफरेंट. ठीक है. अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट, ये दैट इज प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन शॉर्ट फॉर्म पीआरएल. तो प्रोलैक्टिन के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे तो प्रोलैक्टिन कहां से रिलीज होता है? इट इज रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, एक्ट्स ऑन द मेमोरी ग्लैंड, है ना, एंड हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ मिल्क विद इन द बाय द एल्वियोलर सेल्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड. पहले प्रोलैक्टिन का फंक्शन क्या है? इट इज आल्सो अच्छा, इट इज रिलीज्ड बाय द adenohypophysis, माने anterior pituitary. It is released by the adenohypophysis and acts on the mammary alveolar cells of the mammary gland. Alveolar cells of the mammary gland, and helps in milk production. Right? So since it is helping in milk production, therefore it is called lacto-mammotrophic hormone. Lacto-mammotrophic hormone. So this is called lacto-mammotrophic hormone. अब ये प्रोलैक्टिन जो है, ये प्रोलैक्टिन को किसके साथ इसका सिनर्जिस्टिक एक्शन है और एंटागोनिस्टिक एक्शन है. तो देखिए दो टर्म आपको बता देते हैं. सपोज हार्मोन 1, दिस इज हार्मोन 1, दिस इज लाइक दिस. इसको कहते हैं सिनर्जिस्टिक एक्शन. मतलब कोई एक हार्मोन बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा. लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है हार्मोन 1 लाइक दिस, इट इज एंटागोनिस्टिक. सो दिस इज कॉल्ड एंटागोनिस्टिक action, and that one is called synergistic action. Here is called synergistic action. एक है एंटागोनिस्टिक एक्शन, एक है सिनर्जिस्टिक एक्शन. तो हार्मोन 1 विथ हार्मोन 2, सपोज लेट अस कंसीडर एक हार्मोन बढ़ने से दूसरा हार्मोन का भी इंक्रीज होता है, एक हार्मोन घटने से दूसरा हार्मोन का भी घटता है. तो दिस इज कॉल्ड सिनर्जिज्म. तो एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं. टीएसएच के बढ़ने से T3 T4 भी बढ़ जाता है. टीएसएच अगर बढ़ जाएगा तो T3 T4 भी बढ़ जाएगा. तो ये होता है. या तो एंटागोनिस्टिक के बारे में अगर बात करोगे, वो है आपका ग्लूकागॉन बढ़ेगा तो इंसुलिन घटेगा. तो ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन इज एन एग्जांपल. तो इसी तरह से प्रोलैक्टिन के ऊपर भी एक काम करना है. याद रखिएगा, प्रोलैक्टिन इज सिनर्जिस्टिक टू ऑक्सीटोसिन. प्रोलैक्टिन इज सिनर्जिस्टिक टू ऑक्सीटोसिन. तो ऑक्सीटोसिन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पिटोसिन. ऑक्सीटोसिन का और एक नाम है पिटोसिन. तो ऑक्सीटोसिन कहां काम करेगा? ऑक्सीटोसिन विल हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एल्वियोलर सेल्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड and therefore release of the milk. So milk synthesis and milk release is a cumulative process. I mean to say oxytocin will act on the alveolar cells of the mammary gland, resulting in their contraction, and thereby contracts. और contract करेगा तब जाके milk release होगा, नहीं तो milk production होके रहेगा, रिलीज नहीं होगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, रिलीज एंड प्रोडक्शन आर साइमल्टेनियस प्रोसेस. तो इट विल, तो ये प्रोडक्शन होगा लेकिन रिलीज नहीं होगा. सिर्फ प्रोडक्शन होके फायदा नहीं जब अगर रिलीज नहीं होगा. तो प्रोलैक्टिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज. पहले यू अंडरस्टैंड. सो इट इज सिनर्जिस्टिक टू ऑक्सीटोसिन इन विच सेंस? प्रोलैक्टिन, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क.
तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज समथिंग एल्स, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. सो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज समथिंग and release of milk is something. So release is done with the help of oxytocin. And at the same time, this prolactin is antagonistic to FSH. Antagonistic to FSH क्यों? Because during इसके वजह से जो होता है my dear, during the first 6 months after delivery, माने parturition, डिलीवरी मतलब इधर हम लोग क्या कहते हैं, पर्चुरेशन. सो ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months आफ्टर पर्चुरेशन, है ना, व्हाट हैपेंस, प्रोलैक्टिन लेवल इज वेरी हाई. प्रोलैक्टिन लेवल इज वेरी हाई. इट इज कॉल्ड प्रोलैक्टिन सर्ज. इट इज कॉल्ड प्रोलैक्टिन सर्ज. तो प्रोलैक्टिन सर्ज अगर होगा विद इन द फर्स्ट 6 months आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, देन व्हाट हैपेंस, ड्यू टू दिस देयरफॉर FSH is inhibited. FSH is inhibited. We say, therefore, the lady does not menstruate, and therefore the lady will not get pregnant. It is a case of natural amenorrhea called lactational amenorrhea. है ना? So it's a case of lactational amenorrhea. ये भी reproductive health का question है. So lactational amenorrhea, है ना? HOEA. Lactational amenorrhea मतलब amenorrhea माने with no menstruation during lactation. So that is the lactation period. है ना, फर्स्ट 6 months आफ्टर डिलीवरी. ठीक ठीक हो गया. तो प्रोलैक्टिन इज एंटागोनिस्टिक टू एफएसएच हो गया, प्रोलैक्टिन इज सिनर्जिस्टिक टू ऑक्सीटोसिन हो गया. सो 2 कंडीशन बन गया अपना. इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत तो नहीं है. अब प्रोलैक्टिन एक और चीज बता देते हैं. ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑक्सीटोसिन जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लव हार्मोन. ऑल्सो कॉल्ड द लव हार्मोन. It is also called the love hormone. तो ऑक्सीटोसिन को हम लोग लव हार्मोन भी कहते हैं. अगर ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ऑक्सीटोसिन एक साइकिल होता है बेटा, सकिंग ऑफ द निपल के साथ एक साइकिल होता है ना, वो देख लीजिए किस तरह से है. सपोज द बेबी ब्रेस्ट फीड्स, है ना, takes the mother's milk. This results in activation of the hypothalamus. ठीक है, hypothalamus will release oxytocin from the neurohypophysis. It will release oxytocin from the neurohypophysis. Oxytocin क्या करेगा, लव हार्मोन, तो इट विल कडल विद द बेबी, प्यार से बेबी को और भी जकड़ के रखेगा. सो सिंस इट विल द मदर विल कडल द बेबी मोर, एंड दैट इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ लव हार्मोन, है ना. लव हार्मोन रिलीज हो गया बिकॉज ऑक्सीटोसिन इज द लव हार्मोन. तो लव हार्मोन रिलीज होने के वजह से द मदर विल कडल विद द बेबी, एंड देयरफॉर increased production of prolactin. So therefore this will give rise, this will stimulate the hypothalamus. This will stimulate the hypothalamus, and hypothalamus से release होगा prolactin, PRL releasing hormone, and this will stimulate the anterior pituitary to release prolactin. तो प्रोलैक्टिन रिलीज करेगा, तो प्रोलैक्टिन रिलीज करेगा मतलब मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा. सो ये समझ में आया ये साइकिल. तो बेबी ब्रेस्ट फीड जब करेगा, इसीलिए आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी इज गिवन टू द मदर. मायर काছে বাচ্চাকে কেন দিয়ে দেয়? ड्यू टू द इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ, माने वो ऑक्सीटोसिन का इंक्रीज करवाने के लिए. अगर ऑक्सीटोसिन इंक्रीज हो गया, इसका मतलब देयरफॉर द प्रोलैक्टिन सिंथेसिस विल आल्सो इंक्रीज. तो एक ही साथ मिल्क सिक्रीशन एंड सिंथेसिस दोनों चालू हो जाएगा. गॉट इट? सो दिस इज दैट साइकिल, है ना, ब्रेस्ट फीडिंग साइकिल. बुझते পারছো? इज इट क्लियर माय डियर? कोई दिक्कत किसी को? शानदार. तो ये हो गया प्रोलैक्टिन का इंपॉर्टेंट डिस्कशन. प्रोलैक्टिन विल एक्ट ऑन द alveolar cells of the mammary gland. Again another important point,
Prolactin acts on the alveolar cells of the mammary gland, but let me tell you, progesterone is also synergistic to prolactin. এটা এনসিইআরটি স্টেটমেন্ট আছে। কিভাবে আছে I am telling you. How is it? Because progesterone will increase the number of alveolar cells of the mammary gland. So progesterone एनसीईआरटी का लाइन है देखो 339 फर्स्ट पैराग्राफ ना सेकंड पैराग्राफ। तो progesterone increases the number of alveolar cells of the mammary gland. तो progesterone increases the number of alveolar cells of the mammary gland. तो अगर ये number of alveolar cells of the mammary gland को increase करवाएगा progesterone, therefore this will also increase in the milk production. So this will increase the milk production. तो एक तरफ milk production increase हो गया, एक तरफ milk production increase हो गया और एक तरफ number of alveolar cells increase हो गया। तो alveolar cells का increase और मिल्क प्रोडक्शन का इंक्रीज एकदम साथ साथ हुआ। तो और एक एग्जांपल मैंने दिखाया जहां पे प्रोजेस्टेरॉन इज आल्सो सिनर्जिस्टिक टू प्रोलैक्टिन। एक तरफ मैंने दिखाया ऑक्सीटोसिन इज सिनर्जिस्टिक टू प्रोलैक्टिन और एक तरफ मैंने दिखाया प्रोजेस्टेरॉन इज सिनर्जिस्टिक टू प्रोलैक्टिन एंड एफएसएच इज सिनर्जिस्टिक एंटागोनिस्टिक टू प्रोलैक्टिन। व्हाई? बिकॉज़ एफएसएच इनहिबिट हो जाएगा इन द फर्स्ट 6 months ऑफ लैक्टेशन एंड दैट रिजल्ट्स इन लैक्टेशनल एमेनोरिया। वॉल्यूम 2 में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें नेचुरल एमेनोरिया का एमेनोरिया में लिखा हुआ है लैक्टेशनल एमेनोरिया पेज नंबर 60 आई गेस। তো ওখানে অবশ্যই ওটার অ্যাজারশন যদি ওটা হয় তার রিজন হচ্ছে ইনক্রিজ ইন দ্য লেভেল অফ প্রোল্যাক্টিন व्हिच इज कॉल्ड प्रोलैक्टिन सर्ज। ठीक, देख लीजिए ध्यान से देखिए, ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन को निपटा दिया मैंने। अब इसके साथ ऑक्सीटोसिन भी पढ़ेंगे। हाँ, पहले देखो फिर फोटो उठाओ, दिमाग में फोटो उठाओ पहले, उसके बाद मोबाइल में उठाओ। কি হলো উজ্জয়িনী, শীত করছে এখনো? কি করলি তুই? চা খাবি মনে হচ্ছে, চা খাবি? খেয়েছিস? বাহ, তাহলে তোর এমনি তুই শীত কাতুরে। তো মাথা ঢাকা দে। জ্বর আছে, বাহ, তুই সুস্থ কবে হোস? একটা মাসের মধ্যে ডেট মার্ক করবি, দিস আর দি ডেটস ইন হুইচ আই এম হেলদি, I am not sick. Oh, you are present. Your attendance is good. But उस क्लास में आपका जो attendance था, that was perilous. That is the only word that I can use. কি হলো? ফাঁকিবাজি এখনো করছিস বাড়িতে? মা কত টেনশন করছে বলতো? নো স্যার আবার কি? You are trying. मेहनत तो दिख नहीं रहा है। अरे सर, তুই তো ওর মতো হয়ে গেছিস। কি আমার নাম? ভাগ্যলক্ষ্মীর মতো। ভাগ্যলক্ষ্মী কোথায়? कहां गया भाग्यलक्ष्मी? जॉइन नहीं किया। आपका एग्जाम है ये वेडनेसडे 20 तारीख। केवल न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन or locomotion movement is also there. Locomotion movement is also there, no? अब फोटो ले लीजिए इसका माय डियर स्टूडेंट्स, इसको ग्रुप में दे दीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑक्सीटोसिन, पहले कर लेंगे वैसोप्रेसिन एडीएच वो वाला पार्ट कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद प्रोसीड करेंगे धीरे धीरे। भुवनेश्वर का हाइट बहुत अच्छा है। क्या है? 6'1" है? नया नहीं किया, ठीक है। Which one? Progesterone. Progesterone increase the number of alveolar cells of the mammary gland. मतलब puberty में, puberty के बाद alveolar cells of the mammary gland increase होगा. Even in case of pregnancy, the number of alveolar cells of the mammary gland increase. After puberty increase, as well during pregnancy it increases. Progesterone is called the pregnancy hormone. Then that also contributes to mammary glands. And let me tell you, mammary glands are what? Secondary female sex characteristics. ये बताया था ना मैंने आप लोगों को, ये भयंकर क्वेश्चन है, लोग भूल जाते हैं ये क्वेश्चन, ये गलत कर देता है। किरे मने আছে তোর এই কোশ্চেনের উত্তরটা?
सेकेंडरी फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इज मेमोरी ग्लैंड्स, है ना? ठीक, चलिए इरेज करते हैं. Simmons' premature aging. अर्ली प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी अगर लैक ऑफ सिक्रेशन हुआ, देन अर्ली प्यूबर्टी इज प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, दैट इज एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन अगर सिक्रेट होगा. हाँ, विच वन? अर्ली प्यूबर्टी एंड प्रीमैच्योर एजिंग में कोई डिफरेंस नहीं है. प्रीमैच्योर एजिंग मतलब यू विल लुक लाइक ओल्ड. अर्ली प्यूबर्टी इज डिफरेंट. प्रीमैच्योर एजिंग मतलब यू विल लुक लाइक ओल्ड. नो, even if the age is 30, it will look like 55. Appearance will be different. Appearance will be like an old person. No. No. In some it will be dwarfism, in some case it will be Simmons. होता नहीं है ना. चलिए हम लोग बात करेंगे ऑक्सीटोसिन, वो कर लेते हैं. ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन. ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन, अब जरा देखिए ध्यान से, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि इट इज रिलीज बाय द सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस. तो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन आएगा. सो दिस इज देयर, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द रिलीज ना, सिंथेसाइज्ड विद इन द supraoptic nucleus of the hypothalamus. ठीक है, it is synthesized within the supraoptic nucleus of the hypothalamus and released from the posterior pituitary. Released from the posterior pituitary. All these hormones are trophic hormones, right? Because they act far away from the site of their secretion. ये तो हर किसी को पता है. These hormones are all trophic hormones because they act far away from the site of their secretion. तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन is also called pitocin. हाँ, it is also called the love hormone. इसके बारे में भी मैंने बात करा. इसका जो डिस्कशन था वो हमने करवा दिया. लव हार्मोन वाला जो एंगल है, ये एंगल के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन प्रोलैक्टिन के अंदर ही कर दिया. अब इसको छोड़ के व्हाट विल इट डू? इसका जो अदर फंक्शंस है, तो फंक्शन नंबर 1, अगर फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो पहला ये. दूसरा, इट विल रिजल्ट इन, इट विल कॉज द contraction of the smooth muscles like urinary bladder, uterus, and myometrium of uterus. Myometrium of the uterus. Myometrium of the uterus. So urinary bladder, myometrium of the uterus, etc.
So it will act for the contraction of these, है ना? So oxytocin increases the contraction and myometrium of the uterus को contract करवाएगा during labor और parturition, है ना? So parturition में the baby is expelled because of vigorous contraction of the myometrium, है ना? तो uterine जो musculature है उसको myometrium कहते हैं हम लोग. तो that will result in this. अब ये है oxytocin का function. Oxytocin and vasopressin. Oxytocin is an octapeptide. इसका जो nature है, that is, it is an octapeptide. It is an octapeptide. ঠিক আছে? তোমাদের homework থাকলো যে octapeptide মানে কটা অ্যামাইনো অ্যাসিড. That is your task. কি বললাম বুঝতে পারলে? कहां लिखा है? এই টপিক ডিসকাশনটা কোথায় লেখা আছে? केमिस्ट्री एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 ते আছে. তোমাদের টাস্ক এটা. आप लोगों का टास्क है केमिस्ट्री एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 माने 12 का किताब का वॉल्यूम 2, उसमें लिखा है. निकाल के कल मुझे मतलब नेक्स्ट क्लास में मुझे बताइएगा. আমি এখন হ্যাঁ কি না কিছুই বলবো না. You may be correct, you may be wrong. কি বললাম বুঝলি? फेमस क्वेश्चन और भयानक क्वेश्चन है ये. जनरली लोग गलत करता है. जिसको पता नहीं है ये 100% मिस्टेक करेगा. 100% विदाउट एनी ऑप्शन. ওটা দিয়ে হচ্ছে না, ওটা দিয়ে হবে না এই কনসেপ্টে. যেটা তুই ভাবছিস ওটা দিয়ে হবে না. এনিওয়ে तो ऑक्सीटोसिन पे हाँ ये ऑक्टापेप्टाइड हो गया. इवन वैसोप्रेसिन और एडीएच इज एन ऑक्टापेप्टाइड. दोनों ही ऑक्टापेप्टाइड है. एनीवे ये हो गया. तो ऑक्सीटोसिन में मुझे और कुछ कहना नहीं है. ऑक्सीटोसिन वो तो बता दिया प्रोलैक्टिन से सिनर्जिस्टिक होता है. वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डन कर दिया मैंने. हो गया. अब हम लोग दूसरा बात करेंगे. दैट इज दिस वन. दैट इज द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई. द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस. इससे रिलीज होगा एडीएच और वैसोप्रेसिन. एडीएच और वैसोप्रेसिन. तो एडीएच और वैसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन तो एडीएच इज एंटीडायोटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन. अब देखिए इट इज रिलीज्ड बाय इट इज सिंथेसाइज्ड विद इन द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस. Within the paraventricular nuclei of hypothalamus. So it is present, it is synthesized within the paraventricular nuclei of the hypothalamus and it helps in the release of ADH from the posterior pituitary. And it is released from the neurohypophysis. Neurohypophysis refers to posterior pituitary. है ना? It is released from the posterior pituitary or the neurohypophysis. हो गया वैसोप्रेसिन. अब ये वैसोप्रेसिन देखो एक चीज, एडीएच और वैसोप्रेसिन हम लोग लिखते हैं कि एडीएच और वैसोप्रेसिन, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दिस टू. तुम लोगों के लेवल पे एडीएच को ही आप वैसोप्रेसिन कहोगे, लेकिन अगर दोनों सेम सब्सटेंस है देन व्हाई एडीएच एक्ट्स ओनली ऑन द रेनल ट्यूब्यूल whereas vasopressin acts on the blood vessel. The location of action क्यों डिफरेंट है? अगर दोनों सेम होगा तो हम लोग क्या कहते हैं? ADH acts on the renal tubule like DCT and the lateral parts of collecting tubule, and vasopressin acts on the blood vessels. Vaso माने कि blood vessel, pressin माने constriction, तो blood pressure बढ़ाता है. तो ये क्यों? ये इसलिए कि ADH और vasopressin में एक स्लाइट केमिकल चेंज है. ADH is also called lysine vasopressin. Actually, एटाई कॉन्सेप्ट कि there is a change in one amino acid. That tryptophan is converted into lysine. तार माने ADH में वैसोप्रेसिन में ट्रिप्टोफैन है, वही ट्रिप्टोफैन लाइसिन हो गया तो वो ADH बन गया. किंतु एटा इट इज नॉट इन योर सिलेबस, सो मैं इसके बारे में ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करूंगा. बट ये आपको समझना है कि कोई केमिकल अगर सेम है तो हाउ कैन दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट लोकेशंस. और हम लोग कहते भी हैं कि अगर ये ADH है ये हमेशा रेनल ट्यूब्यूल में काम करेगा. और वैसोप्रेसिन के बारे में बात जैसे ही करते हैं हम लोग कभी नहीं कहते कि ये रेनल ट्यूब्यूल में काम करेगा, हम लोग कहते हैं कि ये ब्लड वेसल पे काम करेगा. तो अगर सेम केमिकल है तो कैसे ऐसे लिखते हैं हम लोग? वी शुड नॉट हैव रिटन लाइक दैट. हम लोग थोड़ी ना कहते हैं कि ग्रोथ हार्मोन इधर ऐसे काम करेगा उधर वैसे काम करेगा, ऐसा तो नहीं लिखते. तो एक्चुअली दोनों में स्लाइट डिफरेंस है, बट स्टिल फॉर योर सिलेबस बोथ आर सेम.
तो हम लोग बात करेंगे एडीएच और वैसोप्रेसिन, जहां पे हम लोग बात करेंगे एडीएच। एडीएच कहां काम करेगा? इट एक्ट्स ऑन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड on the lower parts of the collecting tubule or collecting duct. समझे? व्हाट डज इट डू? अब देखिए, ये अगर डीसीटी है, अच्छा एक नेफ्रॉन को कंसीडर करें, एक नेफ्रॉन को हम लोग कंसीडर करें, पीसीटी, थिन लिम्ब ऑफ हेनली, फिर थिन असेंडिंग लिम्ब, थिक असेंडिंग लिम्ब, फिर डीसीटी, फिर डीसीटी जब आएगा, डीसीटीज ऑफ मेनी नेफ्रॉन, वो वाला लाइन एनसीईआरटी का, ये कलेक्टिंग डक्ट। तो मैंने कहा डीसीटी में क्या कहां काम करेगा? ये जो रीजन है दैट इज डीसीटी, ये जो रीजन है दैट इज डीसीटी। सो दिस इज डीसीटी। इस पे काम करेगा कौन? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन विल एक्ट हियर, एडीएच विल एक्ट हियर, एडीएच विल आल्सो एक्ट हियर, सो एडीएच एक्ट्स हियर। तो एडीएच दोनों जगह पे काम करता है, डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल लेटर पार्ट, ऊपर नहीं नीचे की पार्ट ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में काम करेगा। सो इट एक्ट्स ऑन द लेटर पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। समझ में आया? तो अब जरा लेटर पार्ट आई शुड राइट, नॉट लोअर पार्ट, लेटर पार्ट है, तो लेटर पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब जरा देखिए एडीएच क्या करेगा? इट हेल्प्स इन रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, दैट मींस वाटर यहां से निकलेगा, इस तरफ चला जाएगा। सो दिस इज रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो वाटर निकल गया, इधर से वाटर निकल गया। तो इसको अगर डिटेल में हम लोग सोचेंगे तो लेट्स कंसीडर द रेनल ट्यूब्यूल, ये डीसीटी भी हो सकता है, सीटी भी हो सकता है। तो और ये है ब्लड, ये है ब्लड, ये है ब्लड। सो ध्यान दीजिएगा, when ADH acts here, then what it does, इधर एक ट्रांसपोर्टर आएगा, this transporter is called aquaporin। क्या नाम है? एक्वापोरिन। एक्वा माने पानी, वाटर, एंड पोरिन मतलब इट्स द ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर क्या होता है? प्रोटीन होता है, कोई भी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है। सो द प्रोटीन इज कॉल्ड एक्वापोरिन एंड इट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम हियर टू हियर। तो सोचिए, अगर रेनल ट्यूब, दिस इज रेनल ट्यूब्यूल, दिस इज रेनल ट्यूब्यूल, और रेनल ट्यूब्यूल कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी डीसीटी और इट कैन बी सीटी, दोनों जगह पे ही काम करेगा ये। तो ये डीसीटी हो या सीटी हो, this transporter aquaporin will act there and will result in the movement of water from the renal tubule into the blood. And water अगर इधर से इधर जाएगा, ध्यान से देखिएगा, look here, hey, when water moves from here to here, then the water in the urine decreases. So in this case the urine output will decrease, है ना? urine output क्या होता है? decrease होता है। तो urine output is decreased. On the other hand, वाटर अगर इधर जाएगा, द ब्लड वॉल्यूम विल इंक्रीज, है ना? ब्लड वॉल्यूम विल इंक्रीज, और अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, दे विल रिजल्ट इन व्हाट? इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज्ड वेनस रिटर्न। वेनस रिटर्न इंक्रीज होगा, वेनस रिटर्न अगर इंक्रीज होगा, इट विल इंक्रीज द प्रीलोड ऑफ द ब्लड इन हार्ट, देयरफॉर लोड ऑफ ब्लड इन हार्ट इंक्रीजेस, है ना? लोड ऑफ ब्लड इन हार्ट विल इंक्रीज, और अगर load of heart blood in heart increases, then the heart has to contract with more pressure to eliminate that blood, therefore the blood pressure increases. You see here, so it's a condition in which अगर ADH काम करे तो यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, इसीलिए यूरिन आउटपुट को हम लोग डायूरेसिस कहते हैं, इसीलिए ADH का नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, তাই তো? আর এখানে উল্টো দিকে দেখো, the blood pressure has increased, the blood pressure increase हो गया और यूरिन आउटपुट घट गया। Am I clear? ये ADH का फंक्शन। So ADH will act on the lower part of collecting tubule and the distal convoluted tubule. NCERT में excretory products and their elimination में किसी जगह पे लिखा नहीं है कि distal convoluted tubule पे ADH काम करेगा, लेकिन एक लाइन लिखा हुआ है NCERT 294, खोलिए, distal convoluted, ওখানে পাবি না, তোদের বইয়ে কত হবে বলে, ওই যে পাতাই ওইখানে ওখানে ওখানে আগের পাতায়, হ্যাঁ দেখ, ডিসিটি খোল আগের পাতাটা, যা डीसीटी खोल, तो 294 डीसीटी का फर्स्ट सेंटेंस क्या है? सिलेक्टिव कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कतटा लेखा আছে ডিসিটি তে, দেখ এই যে कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का मतलब है
कुछ कंडीशन दिया जाएगा तभी वाटर जाके रीअब्सॉर्ब होगा। तो कौन सा कंडीशन पे डीसीटी में रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा? कंडीशन ये है कि एडीएच काम करेगा। डीसीटी में एक्चुअली दो चीज है, दो हार्मोन काम करता है, एक है एडीएच, एक है एल्डोस्टेरॉन। दोनों काम करता है डीसीटी में। एक तो एडीएच मैंने इधर दिखाया, एक और हार्मोन इधर काम करता है माय डियर, इसका नाम है एल्डोस्टेरॉन, जिसके वजह से सोडियम रीअब्सॉर्प्शन होगा। दिस इज एल्डोस्टेरॉन, ये भी डीसीटी में ही काम करता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन एंड एडीएच, ওখানে লিখে রাখতে পারো তোমরা এনসিইআরটি তে, যেখানে এখনই বললাম কন্ডিশনাল রিঅ্যাবজর্পশন অফ ওয়াটার, उसमें लिख दो वाई कंडीशनल रिअब्जॉर्प्शन। कंडीशनल रिअब्जॉर्प्शन के नीचे मार्क करिए और साइड में लिख दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स दैट एक्शन ऑफ एडीएच एंड एल्डोस्टेरॉन occur. Action of ADH and aldosterone occur. বুঝতে পারলে? एब्जॉर्ब ना रीअब्जॉर्ब? भाई एक एब्जॉर्प्शन तो इंटेस्टाइन में होता है, दिस इज द सेकंड एब्जॉर्प्शन इन द किडनी, सो इट इज रीअब्जॉर्प्शन। यूज अ प्रॉपर वर्ड। हियर इट इज रीअब्जॉर्प्शन, इट इज नेवर एब्जॉर्प्शन। यस ना, ब्रेन के एक्टिव करो, डल থাকবে না। बोलो क्वेश्चन बोलो। एब्सोल्युटली, वाटर अगर निकल के चला जाता है तो वाटर वॉल्यूम तो डिक्रीज हो जाएगा, तो यूरिन आउटपुट तो डिक्रीज होगा ही। समझ में आया? एनी डाउट्स? तो एडीएच विल इनडायरेक्टली इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड विल डायरेक्टली डिक्रीज द यूरिन आउटपुट। ये तो डन है। दैट मीन्स इट विल इनहिबिट डायूरेसिस, इसीलिए नाम है एंटी डायूरेटिक। दवा ले ले, एजिथ्रल खा ले और सीधा ओआरएस पीते रहे। नहीं तो क्या है ना, ये मुझे देख, मैं पिछले 10 दिन से भूग रहा हूं, मेरा हालत एकदम खराब था, लास्ट मुझे लेना पड़ा। तू भी ले ले, क्योंकि ये चलेगा ना तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाएगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, और ये सीजन चेंज में ये होगा ही, और इतना पॉल्यूशन है कलकत्ता में तो होगा ही होगा। एनीवे, एजिथ्रल ले और कुछ नहीं, और फिर विटामिन सी ले और ओआरएस पी, नहीं तो नारियल पानी पी दिन में 1, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। हाँ वही तो जिंक टैबलेट, मतलब वो विटामिन सी एंड जिंक जो है ना, जिंकोविट, वो सब ले, कोई उपाय नहीं है। हाँ कि बोल रहा बुझते पारले? ये वाला पार्ट हो गया। अब वैसोप्रेसिन पे आते हैं। इसी को अगर वैसोप्रेसिन हम लोग कहेंगे तो वैसोप्रेसिन पे आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, अगर वैसोप्रेसिन पे आएंगे माय डियर, तो वैसोप्रेसिन it will act on the blood vessels, resulting in their vessels, and will result in their vasoconstriction. It will result in their vasoconstriction. तो ये vasoconstriction करेगा, that means it will result in the constriction of the blood vessels. सोचिए, अगर blood vessel का constriction हो गया, then the blood pressure will automatically increase, है ना? So blood pressure increase इस कंडीशन में भी हो रहा है, उस कंडीशन में भी हो रहा है, but vasopressin is acting on the blood vessel whereas ADH is acting on the renal tubule. लेकिन आप लोगों के लिए दोनों ही सेम है, तो दोनों ही अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाएगा। गॉट इट? एक मतलब ADH is increasing by increasing the water content of the blood, thereby blood pressure, और ये डायरेक्टली vasoconstriction। तो ADH ही कहोगे उसको, vasopressin और ADH दोनों को एक ही कहना आप लोग। सॉरी, हो गया। दिस इज ऑल्सो एन ऑक्टापेप्टाइड माय डियर, दिस इज ऑल्सो एन ऑक्टापेप्टाइड। इसका जो नेचर है ये भी ऑक्टापेप्टाइड है। टुमारो आई विल लिसन फ्रॉम यू, टुमारो नहीं मतलब मंडे आई विल लिसन फ्रॉम यू दैट ऑक्टापेप्टाइड क्यों है, समझे ना? आप लोगों का सिलेबस बहुत शानदार चल रहा है। सिलेबस का जो आप लोगों का पेस है ना,
बड़ा जबरदस्त चल रहा है, ताई ना बोल? यू आर एक्सपीरियंसड एनफ, তুই বুঝতে পারবি না কেমন চলছে স্পেসটা সিলেবাসের। কি গৌরব? আচ্ছা গৌরব আমাদের পুরনো গৌরব, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো পড়াচ্ছে তো সৌরভ স্যার, কি করা যাবে। হ্যাঁ গৌরবের কি চলছে এখন দেখিনি। এক্সপ্রেশনটা হয়ে গেছে, দে স্টার্টেড फेयरली अर्ली ना, তোমাদের তো একটু পরে শুরু। আচ্ছা আরেকটা কথা, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, अगर कोई आप लोगों का परिचित है, वी विल स्टार्ट ऑफ विद अ बूस्टर प्लस, है ना, फ्रॉम 5th ऑफ दिसंबर, ठीक है। तो इफ यू नो एनी पर्सन, वो भी हाइब्रिड में चलेगा, समझे ना, तो आप बता दीजिएगा, दे कैन जॉइन द बैच बूस्टर प्लस, ठीक है, दैट विल बी कमेंसिंग फ्रॉम 5th ऑफ दिसंबर, ঠিক আছে, তো বলে দেবে তোমাদের যদি কোনো ইয়ে থাকে डेफिनेटली, ঠিক আছে। ये वाला डन, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कैन वी प्रोसीड। तो वैसोप्रेसिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, क्लियर। अब सोचिए एंटीरियर पिट्यूटरी में अपना जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन आएगा वो है टीएसएच, क्योंकि टीएसएच के बारे में बात करेंगे विद द क्रॉस रेफरेंस ऑफ थायराइड। तो थायराइड और टीएसएच एक साथ हम लोग पढ़ेंगे, तो अपना टारगेट है टीएसएच को पढ़ना, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं विद दिस डिस्कशन ऑफ टीएसएच, कैन वी प्रोसीड। चलिए, तो लेट्स टॉक ऑफ टीएसएच, let's talk of thyroid stimulating hormone TSH. अब the nature of this hormone, actual nature of the hormone is glycoprotein, मैंने आपको बताया था उस दिन, the nature of TSH, FSH, LH, ICSH सब ग्लाइकोप्रोटीन बताया था ना। हालांकि एनसीईआरटी का जो ब्रेकअप है उसमें प्रोटीन पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड ही आएगा, है ना, कि बोलना बुझली, एनसीईआरटी ब्रेकअप है तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टाइड ही आएगा, लेकिन एक्चुअली दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन। सो ये जो TSH है इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, थायराइड का डिस्कशन इसके साथ होगा माय डियर, तो गेट रेडी विद द थायराइड डिस्कशन। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो सेल्स है कल बात किया था हम लोगों ने, ये सेल से रिलीज होगा क्या, लेट्स कंसीडर टीएसएच कहां काम करेगा। तो ये समझने के लिए आपको थायराइड ग्लैंड का पहला पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। तो थायराइड ग्लैंड शुरू कीजिए, 335 देख तो 333, ओके, तो वो 333 পুরনো বই বলা তোরটা অনেকটা, তোরটা 334 হবে, কারণ তোরটা হচ্ছে 330 তে ডেফিনিশন অফ হরমোন। তোরা এনসিইআরটি পড়িস ভালো করে, হ্যাঁ কেমিস্ট্রি এনসিইআরটি পড়ছিস কেন? থাপ্পড় মারবো গালে, বুঝলাম না। এখন পড়বে, এখন এলেনে খেলা করতে এসছো, তোমাকে পড়তে হবে। पॉइंट्स टू पॉन्डर, केमिस्ट्री एनसीईआरटी फुल पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स में पॉइंट्स टू पॉन्डर, समरी, पीछे का थियोरेटिकल क्वेश्चन, एवरीथिंग, कोनो कॉम्प्रोमाइज नहीं, बुझे ना। एंड केमिस्ट्री में द कंटेंट एज वेल, फोटो पिक्चर एकदम क्लिक करके पिक्चर दे देगा डायरेक्ट, तो क्या करेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कुछ भी हो जाए, आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग, समझ लो, सर फोड़ देंगे मार के, কি বলছি বুঝতে পারছিস? It's a serious thing. We don't have time to waste and wander around. तो TSH रिलीज होगा। Now this TSH will act on the thyroid gland. अब देखिए thyroid gland क्या है, दो लोब से बना हुआ है। This is the one lobe, this is the second lobe. NCERT का लाइन है present on the either sides of the trachea. NCERT में लिखा है present on either sides of the trachea. This is the left lobe. Sorry, this is the right lobe, I'm sorry. This is the right lobe and here goes the left lobe, है ना, and it is connected by NCERT का line, अच्छा, present on the either sides of the trachea, thyroid gland, NCERT का line देखिए, present on the either sides of the trachea, present on either sides of the trachea, है ना, and they are connected by a isthmus, the two lobes are connected by isthmus. NCERT लिख रहा है, NCERT में it is a thin flap of connective tissue. I want this word from you all. It is a thin flap of connective tissue, my dear. कोई ऊपर नीचे नहीं, ये लाइन चाहिए मुझे। So it is a thin flap of connective tissue. আর কি লেখা আছে, this thyroid gland constitute of follicular cells and stromal cells.
So thyroid gland constitute of, NCERT ka line my dear, constitute of follicular cells and stromal cells. अब follicular cells जब मैंने लिखा my dear, तो follicular cells में there are two types. Follicular cells में there are two types. One is thyrofollicular cells and one is parafollicular cells. Parafollicular cells. So one is thyrofollicular cell, the other is parafollicular cells. तो याद रखिएगा my dear students, follicular cells and stromal cells, उसमें follicular cells का दो types, thyrofollicular and parafollicular, and the other one is stromal cells. Am I clear? ध्यान दीजिएगा, thyrofollicular cell से thyroid hormones will be synthesized, T3, T4. Whereas parafollicular cells से TCT, thyrocalcitonin. दोनों का नेचर अलग है. NCERT देखिए, thyrofollicular cells are iodothyronines. Whereas parafollicular cells are proteins. লেখা আছে না? পরীক্ষার কোয়েশ্চেন কতগুলো কোয়েশ্চেন করে দিলাম বলো, कितने सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हो गया झट से, भूलने चलबे ना, कोई ऑप्शन नहीं है, यू कैन नॉट फॉरगेट, कुछ भी हो जाए. ठीक, अब देखिए दिस TSH कहां काम करेगा? TSH acts on the thyrofollicular cells of the thyroid gland. It acts on the thyrofollicular cells of the thyroid gland. यही मजा है बेटा. It acts on the thyrofollicular cells of the thyroid gland, TSH. And when it acts, this thyrofollicular cells will be activated to release T3 and T4. So it will activate these cells. So these cells will be activates them to release T3 and T4. Activates the thyrofollicular cells to release T3 and T4. Am I clear? No doubts? अब देख, तो ये है एक चीज, और एक चीज आपको पढ़ाएंगे हम कि ये जो थायरोफॉलिकुलर सेल्स है, दिस थायरोफॉलिकुलर सेल्स, इसके बारे में कुछ बात करनी है माय डियर. These thyrofollicular cells release a protein called thyroglobulin, that is TG. This protein is called thyroglobulin, preferably called TG. Sorry. পাগল হয়ে যাবো, এত কিছু মাথার মধ্যে, অনেক চিজ আ গিয়া. তো এনিওয়ে, রঙ্গিত তোর নাম? রক্তিম নয়, রঙ্গিত. রঙ্গিত কিন্তু একটা নদীর নাম. ও রঙ্গিত, তিস্তা, তোরসা আর রঙ্গিত. রঙ্গিত তো ওইদিকেই, তিস্তার কনফ্লুয়েন্সটা রঙ্গিত না? তিস্তা जोरथांग है, रंगीत आतिश. हाँ ठीक, नामটা जोरथांग ওই জন্যই, जोरथांग. হ্যাঁ, তো ইসিলিয়ে তিস্তা খুব ভিড় হয়ে গেছে এখন অবশ্য. এই সময়টা ভালো ভালো কমলা লেবু পাওয়া যায় जोरथांग বাজারে. গেছিস তুই? ऑरेंजेस मिलता है बहुत अच्छा. एक बार खरीदा था मैंने, जोरथांग में खरीदा, मैं लगभग मान के चलो 2-2.5 किलो खरीदा था. और बाय द टाइम आई रीच सिलीगुड़ी, ओनली 10 pieces were left. I purchased that to give it to someone. So I gave only 4 pieces because I could not give anything more than that because only 10 were left by the time I reached Siliguri. I remember it was so tasty, you know, when I peeled off the skin, I took the entire inside my mouth.
और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो छिड़कता है ना, मतलब वो जो क्या कहते हैं जूस, बहुत मजा आता है। पर्टिकुलरली उस रीजन का जो ऑरेंजेस है, दैट इज एक्सेप्शनली टेस्टी। बंगाल में है वो, दैट इज एक्चुअली, हाँ एकदम बॉर्डर ऑफ बंगाल एंड सिक्किम। बहुत बहुत बढ़िया, एक्चुअली वो बंगाल में है। जोरथांग क्रॉस करने के बाद बाया तरफ, ठीक है, जोरथांग क्रॉस करने के बाद बाया तरफ वो होता है, वो चेंज होता है, मतलब बॉर्डर। तो जबरदस्त है वो, पर्टिकुलरली हो जाएगा। उसका नाम रोंगित है, रोंगित इज अ रिवर and the confluence occurs in Jorthang. Anyway, चलो, thyroglobulin is a protein that is released, that is produced by the thyrofollicular cells. और thyroglobulin प्रोटीन का एक यूनिकनेस है माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। ये जो thyroglobulin प्रोटीन है, this thyroglobulin protein is made up of amino acids naturally, ये तो होगा ही, amino acids out of about 113 टाइरोसिन अमाइनो एसिड्स पार्टिसिपेट। समझ में आया? जितने भी अमाइनो एसिड्स है, इसमें टाइरोसिन अमाइनो एसिड रहेगा कितना? 113। आउट ऑफ विच, among these, out of which 27 can be iodinated, out of which 27 टाइरोसिन मॉलिक्यूल्स आयोडीन के साथ जुड़ सकता है। बुझते पारली? 27 आयोडीन मॉलिक्यूल, टाइरोसिन मॉलिक्यूल्स कैन बाइंड टू आयोडीन। अब जरा देखेंगे वो अगर आयोडीन के साथ बाइंड करेगा तो कैसे बाइंड करेगा, जरा देखते हैं। अच्छा, आयटा कथा बोली, ये जो थायरोफॉलिकुलर सेल्स है माय डियर स्टूडेंट, देखिए, सपोज दीज आर द थायरोफॉलिकुलर सेल्स, कोई दिक्कत? फॉलिकल्स, दीज आर द थायरोफॉलिकुलर सेल्स, थायरोफॉलिकुलर सेल्स। तो these cells, ये जो सेल्स है, ये कॉन्ट्रैक्शन कम करता है, सिक्रीशन ज्यादा करता है, तो दे आर कॉल्ड एसिनर, ACINAR। सो दे आर कॉल्ड एसिनर सेल्स, दे आर कॉल्ड एसिनर सेल्स, ACINAR। तो एसिनर सेल्स का मतलब लेस कॉन्ट्रैक्शन मोर सिक्रीशन, लेस कॉन्ट्रैक्शन मोर सिक्रीशन, मोर सिक्रीशन, लेस कॉन्ट्रैक्शन मोर सिक्रीशन। तो ज्यादा सिक्रीशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन कम करेगा। दीज आर कॉल्ड एसिनर सेल्स, कॉन्ट्रैक्शन लेस, सिक्रीशन मोर। सो दीज एसिनर सेल्स माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो सेल्स एसिनर सेल्स कह सकते हैं, तो ये रीजियन को हम लोग कह सकते हैं एसिनर स्पेस। क्या कहते हैं? एसिनर स्पेस। बिटवीन टू एसिनर सेल्स देयर इज एसिनर स्पेस। ठीक है? उस पार्ट को इरेज कर सकते हैं कि इसका फोटो ले लिया आप लोगों ने? अच्छा, इसका टोटल फोटो लीजिए, फिर उस पार्ट को मैं इरेज करूंगा, इसको रखूंगा। एकदम सलाइवरी ग्लैंड सेल्स, एसिनर सेल्स। सही से फोटो खींच। तो सीरियसली পড়ছিস তো? চেষ্টা নয়। চারটে সাবজেক্ট কে বলেছে করতে? তিনটে সাবজেক্ট বলেছি আমি, ফিজিক্স কেমিস্ট্রি জুলজি, পরের দিন ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বটনি। বাট ফিজিক্স এন্ড কেমিস্ট্রি শুড বি রেগুলার। চারটে করতে হবে না, 3 নাম্বার অফ কোয়েশ্চেন সলভিং বাড়াতে হবে। तो लेट टेक लॉट ऑफ टाइम। 4 दिन टाइम लगेगा, 7 दिन टाइम लगेगा, 8वें दिन से टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। उसको हिट करना होगा, जो आप डर रहे हो उसको पहले हिट करना होगा। कोई ऑप्शन नहीं है। अभी भी 5 महीना है, आराम से निकाल दोगे आप। 5-6 महीना है, निकाल दोगे आप। বুঝতে পারছিস? ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, বাপরে অনেক সময় আছে এখনো, কোনো ব্যাপারই নয়। হচ্ছে না মানে উল্টে লটকে দেবো, তোমার হয়ে যাবে সব। হচ্ছে না মানে পড়াশোনা করতে ইচ্ছে করে না তো? বাবা মা তো একদম মানে আল্লাদে বড় করেছে, মেহনত করা তো ভুলে গেছিস না স্যার? আবার কি আল্লাদে একবারে আটখানা, মেহনতই করায়নি বাবা মা, তা কি হবে? করতে হবে মেহনত। फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी, ऑल्टरनेट को फिजिक्स केमिस्ट्री रेगुलर पढ़ते ही होगे। और थ्योरी पढ़ा तो कम, क्वेश्चन सॉल्विंग ज्यादा करना पड़ेगा आपको। कोई ऑप्शन नहीं है,
কোনো বায়োলজিতে 1 ঘন্টা লাগে, জুলॉजी या तो बॉटनी 1 घंटा लगता है, उसके ऊपर नहीं लगता। यू हैव टू गेन स्पीड। अब खोया खोया चांद, खुला आसमान, এরকম করলে তো হবে না। হারিয়ে যাচ্ছি আমি অন্য জগতে, আবার যখন ব্যাক করে এলাম দেখলাম 15 মিনিট পাস্ট। দিস ক্যানট হ্যাপেন। এভরি টাইম ইউ হ্যাভ টু হিট ইয়োরসেলফ। নিজেকে সবসময় প্রেজেন্ট রাখতে হবে। দিস ইজ দ্য রুল। যদি প্রবলেম হয় তাহলে যখন রিভাইজ করছো তখন অডিও বুক শোনো। কে বারণ করেছে? শোনো। ইউ নো হাউ টু ক্র্যাক, ইউ নো দি এভিনিউ। তুমি কিভাবে তোমার টাইম ইউটিলাইজ করবে, দ্যাট ইজ আপ টু ইউ। हाउ विल यू यूटिलाइज योर टाइम, एक्सक्लूसिवली अप टू यू। कोई ये कर नहीं सकता। लेकिन फंडामेंटली कुछ चीजें हैं जो कॉमन है, जो मुझे पता है कि ये इस तरह से अगर करोगे तो हो जाएगा। देख আমি যেটা বলছি তাতে सिलेक्शन हो जाए। आई कैनॉट गारंटी अ बेस्ट मेडिकल कॉलेज, बट सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसको फॉलो करना पड़ेगा बेटा। अरे मुझ में तो भरोसा है, ये इंसान बहुत रैंक प्रोड्यूस किया है बेटा, इस साल भी किया है। जो बाहर देख रहे हो वो बंदा भी मेरा ही प्रोड्यूस किया हुआ है, तो टेंशन मत ले। मैं जो बोल रहा हूं वो कर। किसी भी इंस्टीट्यूट में चाहिए, डायरेक्टली इस तरह के फैकल्टीज के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पाओगे, इंटरेक्ट ही नहीं कर पाओगे। बाहर कोऑर्डिनेटर से बात करना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्टली आपको बोल रहे हैं बेटा, यू आर इंटरेक्टिंग विद अ पर्सन डायरेक्टली। ওই জন্য বলছি। एनीवे ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। कितना मिनट है? ये देखिए, इधर देखिए ब्लड, ध्यान से देखिए। दिस इज द एसिनर सेल्स। हियर गोज एसिनर स्पेस। ठीक ठीक। ठीक। देख, iodine which is taken in the diet moves from here to here in presence of TSH। तो TSH कहां एक्ट कर रहा है? एसिनर सेल्स पे। वही तो मैंने लिखा। This iodine moves from here to here and this iodine reacts with thyroglobulin। TG ऑलरेडी बताया मैंने। एंड इसमें ये मोनो आयोडो टाइरोसिन बनाएगा, क्योंकि टाइरोसिन अमाइनो एसिड आयोडिनेटेड होगा, तो मोनो आयोडो टाइरोसिन बनाएगा, जिसको हम लोग MIT कहते हैं। फिर ये और एक आयोडीन के साथ जुड़ेगा टू गिव यू DIT, डाई आयोडो टाइरोसिन। फिर डाई आयोडो टाइरोसिन एक मोनो आयोडो टाइरोसिन के साथ जुड़ के बनेगा T3, ट्राई आयोडो टाइरोसिन। T3 फिर एक अच्छा, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। आपने कपलिंग रिएक्शन सुना है नाम? कपलिंग रिएक्शन आपने सुना होगा, डायजोनियम सॉल्ट्स। डायजोनियम सॉल्ट्स पढ़ा है ना आपने, बीटा नैप्थोल वाला रिएक्शन, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। एंड हियर T3 again associates with one iodine to give you T4, tetraiodotyrosine। Tetraiodotyrosine is also called thyroxine। Tetraiodotyrosine is also called, am I clear? अब जरा देखिए, ये T3, ये सॉरी, ये T4 यहां से यहां आएगा और T4 आयोडीन लूज करेगा, लूज करके T3 बनाएगा, बिकॉज T3 is the most active thyroid hormone। आप लोगों को पता है कि T4 most active thyroid hormone है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, which is the most active thyroid hormone? The answer is T3, not T4। बुझते पेरेछो? So T3 कन्वर्ट होगा और ये आयोडीन जो निकला ये इसको रिप्लेस करेगा अगर जरूरत है तो। एंड देन दिस T3 ये पार्टली कन्वर्ट होगा,
पार्टली कन्वर्ट होगा जितना चाहिए, और जितना नहीं चाहिए वो इधर आके रह जाएगा, और ये T3 ब्लड में आके कैटाबॉलिक रिएक्शंस को बढ़ाएगा, कैटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, समझे। और T4 will be stored in the blood. They will be stored in the blood. मैंने बताया था कोलोइडल फॉर्म में स्टोर होता है, बताया था ना। All hormones are metabolized within liver and excreted by urine except thyroid hormones. बताया था मैंने, thyroxine stored in the blood as PBI, plasma binding iodine, plasma binding iodine. Am I clear? Huh? So this is the mechanism, my dear, of synthesis of the thyroid hormones. इसी तरह से थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस होता है। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे टीएसएच का फंक्शन। तो इसका फंक्शन है हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ आयोडीन फ्रॉम द ब्लड इनटू द थायरोफॉलिक्यूलर सेल्स। है तो रे, किसी किताब में नहीं लिखा, তোমাদের লেভেলে কোথাও লেখা নেই। টিএসএইচ এর ফাংশন কেউ পড়ো না, কি পড়ো তোমরা? ইট অ্যাক্টস অন थायराइड ग्लैंड एंड हेल्प्स द सिक्रीशन ऑफ T3 T4, लेकिन क्या फंक्शन है कोई नहीं पढ़ता। एक्ट्स ऑन थायराइड ग्लैंड, व्हिच पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड क्या करता है? आयोडीन का मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। और इसीलिए सोचिए अगर आयोडीन इज नॉट इन डाइट, डेफिशिएंट इन डाइट, खाने में आयोडीन नहीं ले रहे हैं, तो बॉडी को तो पता नहीं, बॉडी को तो चाहिए T3 T4, तो बॉडी कुछ नहीं देखेगा। बॉडी हाइपोथैलेमस को बोलेंगे कि भाई टीएसएच दो, क्योंकि टीएसएच का काम है आयोडीन को लेके आना। टीएसएच कहां काम कर रहा है? इधर काम कर रहा है, थायरोफॉलिक्यूलर सेल्स में काम कर रहा है, कंटिन्यूअसली उसको स्टिमुलेट कर रहा है। करके क्या करेगा? कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन दे रहा है, देखे क्या करेगा? इट विल हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द थायरोफॉलिक्यूलर सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। और एक्सेस, तो उसको तो पता नहीं कि आयोडीन नहीं खा रहे हैं हम, वो तो जाने ना जी हम लोग आयोडीन नहीं खा रहे हैं, तो वो तो थायरोफॉलिक्यूलर सेल्स को एक्टिवेट करेगा और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द थायरोफॉलिक्यूलर सेल्स, हाइपर एक्शन। अगर एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा? हाइपरट्रॉफी होगा, गॉइटर। ओवर एक्शन से गॉइटर होता है। अगर परमानेंट चेंज हो गया तो नहीं होगा। जनरली अगर मसल बहुत ये हो गया, फिर जब अगर एक्सरसाइज नहीं बंद कर दिया तो क्या मसल का स्लैकनिंग होता है, मसल ओरिजिनल कंडीशन में कभी नहीं जाएगा, वैसा ही होता है। हाँ, এখনো পড়াই নি আমি ওসবে ঢুকিনি, আমি এখনো हाइपोथायरॉयडिज्म पार्ट এটা, बिकॉज T3 T4 का सिक्रीशन कम है, इसका मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। मैं बोलना चाहता हूं ये पिक्चर जो मैंने बनाया, दिस इज एवरीथिंग, इससे हर कोई हर कुछ हम पढ़ा सकते हैं। T4 का कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। T4 का काम है T3 में कन्वर्ट होके अल्टीमेटली बैठ जाना एकदम। कितने बार बोलेंगे एक चीज, समझ में आ गया? T4 का एक ही काम है बेटा कि इट विल कन्वर्ट इनटू T3 एंड T3 इज द मोस्ट एक्टिव थायराइड हार्मोन। हाँ नहीं, कन्वर्ट T3 में होगा, हाँ बाहर निकल गया ब्लड में, अब ब्लड से फिर आ गया अंदर, कन्वर्ट होकर फिर ब्लड में वो स्टोरेज फॉर्म की तरह जाता है। कोलॉइडल, मैंने बताया था ना, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कोलॉइड्स, बताया ना, पहले ही बता दिया था आपको, ये देख लीजिए इतना। अब हाइपोथायरॉयडिज्म वाला जो डिस्कशन है वो बाद में करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। ये तो मैकेनिज्म एमआईटी डीआईटी पढ़ाया था ना तुम लोगों को, किस तरह से बनता है पढ़िएছিলাম, ওটা আমি ভুলে গেছি, আমার মনে নেই। স্ট্রাকচার दिखाया था मैंने आपको? नो सर, अच्छा ठीक है जी, ये सर করে দিচ্ছি এক্ষুনি। ये देख, टायरोसिन तो पता है ना आप लोगों को, CH2 बेंजीन रिंग, पैरा हाइड्रोक्सीफिनाइल एलानिन टायरोसिन। अब दिस इज टायरोसिन, अब ये आयोडीन के साथ जुड़ेगा तो व्हाट विल फॉर्म? देख ध्यान से, CH2 OH, OH क्या है? ऑर्थोपैरा डिटेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थोपैरा डिटेक्टिंग ग्रुप, तो मैंने ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन में जुड़ सकता है, तो ऑर्थो पोजीशन में एक आयोडीन लगा दिया, MIT बन गया। अब इसके साथ और एक आयोडीन लगा दे,
अगेन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो एक ऑर्थो पोजीशन खाली है, एक ऑर्थो पोजीशन खाली है ना, तो वो ऑर्थो पोजीशन भी चला जाएगा। सो दिस इज DIT, डाई आयोडो टायरोसिन। अब ये जो DIT है, देख ये जो DIT है, इसके साथ अगर एक MIT का रिएक्शन हम लोग करें, देख ध्यान से, उल्टा कर देते हैं इसको, उल्टा कर देते हैं इसको, MIT मतलब एक आयोडीन, समझ में आया? अगर MIT का रिएक्शन हम लोग करें तो दिस इज अ कपलिंग रिएक्शन, तो 1 molecule of water will be removed, और ये वाटर रिमूव होकर क्या है, सो माइनस वाटर, इट इज ए कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, और वाटर रिमूव होकर क्या बनेगा, खुद देखिए खुद देखिए, CH2 बेंजीन रिंग, OH, 1 आयोडीन, सेकेंड आयोडीन, सॉरी OH नहीं रहेगा, O के साथ होगा, O के साथ होगा, O लगाया, उसके साथ फिर से बेंजीन रिंग लगाया हमने, और इसमें एक लगा दिया, और फिर आपको पता है CH2 हो गया, और फिर ये हो गया, दिस इज T3। और इसके साथ एक और आयोडीन अगर ऐड करेंगे, एक और आयोडीन अगर ऐड करेंगे, तो इस पोजीशन पे आयोडीन लग जाएगा, है ना? सो इट विल गिव यू T4। तो बहुत इजी है स्ट्रक्चर, इसीलिए मैंने आपको दिखाया। ये तो आपने पहले देखा नहीं था शायद। कितना कम पढ़ाया गया, अच्छा है सब। दिस इज T4, सब स्ट्रक्चर दिखा दिया, बुझते पारो? तो यही है कपलिंग रिएक्शन। इसका फोटो ले ले। थायराइड का जो फंक्शन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, उसका डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं केवल इसको बनाऊंगा और बाकी डिस्कशन करूंगा, समझे ना? बाकी कुछ नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है? तो आपको कितना तक पढ़ना है एनसीईआरटी से वो तो समझ में आ गया, जरूर पढ़िएगा। और सिर्फ मॉड्यूल देखिएगा तो एक क्वेश्चन होगा, एक्टोडर्मल ओरिजिन या एंडोडर्मल ओरिजिन या मेसोडर्मल ओरिजिन, ये वाला एक पॉइंट आप एनसीईआरटी में लिख लीजिएगा फ्रॉम मॉड्यूल। समझ में आया? हर एक जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसका ओरिजिन क्या है, उसका कौन सा एम्ब्रियोनिक लेयर से, जर्मिनल लेयर से ओरिजिन है, वो सिर्फ एक पॉइंट मैंने बताया, उधर से उठा के एनसीईआरटी में लिख लीजिएगा बस, और कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है? ग्रुप में दे दिया। थायरॉइड फर्स्ट पैराग्राफ কিছু বাদ গেল কিনা, शायद नहीं गया, बोल। टेट्रा, टेट्रा ना ट्राई, हाँ তাই বল, এন্ড বললি কেন? ওটা অড হবে তো, ওটা এন্ড বললি। टेट्राएडोथायरोनाइन और थायरोक्सिन लिखा हुआ है, एंड ट्रायर, हाँ ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देख लाइन, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड, इसीलिए आयोडीन का सोर्स। विदाउट आयोडीन दिस विल नॉट हैपन। ये जो पिक्चर मैंने बनाया, दिस एक्सप्लेन्स एवरीथिंग।
मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट डे, सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा ये पर्टिकुलर पिक्चर जो है। ठीक है, चलो।